अब हम बात करते हैं कि जो कंडक्टर्स की टाइप्स की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ की बेस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। आप टू टाइप ऑफ कंडक्टर्स भी कह सकते हैं या आप इसको टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स भी कह सकते हैं कि ओहम्स लॉ की बेस पे टू टाइप ऑफ कंडक्टर्स हैं या टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं। उनमें से जो एक टाइप बनती है उसको हम नाम दे रहे होते हैं ओहमिक कंडक्टर्स या ओहमिक मटेरियल्स, और दूसरी जो टाइप बनेगी उसको हम नाम दे रहे होते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स तो दो टाइप्स होगी, एक आपका ओहमिक कंडक्टर्स हो गए और सेकंड वन आर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ये दो टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ओहमिक कंडक्टर्स को, उसके बाद हम बात करेंगे नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के बारे में। ओहमिक कंडक्टर्स के नाम से जाहिर है ये ऐसे कंडक्टर्स होंगे जिनके अंदर ओहम लॉ क्या हो रहा होगा, स्ट्रिक्टली ओबे हो रहा होगा। तो वो कंडक्टर जो ओहम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करता है उस कंडक्टर को हम किसका नाम देते हैं, ओहमिक कंडक्टर का नाम दे देंगे। तो इसको हम आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं ओहमिक कंडक्टर की डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह उसकी डेफिनेशन बनेगी। तो मेरे बच्चों इसकी डेफिनेशन लिखी, एक कंडक्टर विच ओबेस ओहम्स लॉ स्ट्रिक्टली, कि जो कंडक्टर ओहम लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करेगा उस कंडक्टर को हम ओहमिक कंडक्टर्स कहेंगे। अब ये बात आपके माइंड में आनी चाहिए कि ओहम लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है। देखिए ओहम लॉ क्या था, ओहम लॉ ये था कि आई का और वी का आपस में कौन सा रिलेशन होना चाहिए, लीनियर डायरेक्ट रिलेशन होगा ना। और जिन चीज़ों का लीनियर डायरेक्ट रिलेशन होता है उनका ग्राफ फिर कौन सी लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो आप लोगों ने टू एक्सेस ड्रॉ करने, और हमें पता है हॉरिजेंटल एक्सेस के अलॉन्ग हम कौन सी क्वांटिटी लेते हैं जो इंडिपेंडेंट होना। तो इसमें वोल्टेज इंडिपेंडेंट है तो इसको अलॉन्ग हॉरिजेंटल एक्सेस लेंगे और वर्टिकल एक्सेस के अलॉन्ग हम करंट लेंगे, क्योंकि वर्टिकल एक्सेस के अलॉन्ग वो क्वांटिटी ली जाती है जो डिपेंडेंट क्वांटिटी हो। तो आप लोगों ने हॉरिजेंटल एक्सेस के अलॉन्ग वोल्टेज ले ली और वर्टिकल एक्सेस के अलॉन्ग करंट ले ली है। अब हमें पता है इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, और डायरेक्ट में कौन सा डायरेक्ट है, लीनियर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ का लीनियर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उनके ग्राफ्स हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेंगे। तो इसका भी जो ग्राफ हम बनाएंगे वो ग्राफ आप लोगों का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, यानी कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन से क्यों पास कर रहा है, देखिए ओरिजिन से पास करने का मतलब यह है कि जब अप्लाइड वोल्टेज वी को मैं ज़ीरो ले लूँ उस वक्त करंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इनका ग्राफ एक तो कौन सी लाइन होगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप उनका माइंड में रखना चाहें तो ओहमिक कंडक्टर, एक बात तो हमें समझ आ गई, ओहम लॉ को ओबे करते हैं। ओहम लॉ को ओबे का मतलब ये है कि उनका आई और वी का लीनियर डायरेक्ट रिलेशनशिप उनमें होल्ड करेगा। और अगर हम ओहमिक कंडक्टर्स के ग्राफ्स की बात करें तो उनके जो ग्राफ्स होंगे वो कौन से लाइन होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे। और दूसरी बात क्या है, ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी विच पास थ्रू ओरिजिन, यानी वो स्ट्रेट लाइन होगी जो कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। देखिए स्ट्रेट लाइन तो यूँ भी ग्राफ बन सकता था ना, अगर मैं यूँ ग्राफ बना देता तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही था ना। लेकिन ओहमिक कंडक्टर्स का ऐसा ग्राफ, ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो कहाँ से गुजरेगी, ओरिजिन से पास करेगी। तो एक और पॉइंट आपको मिल गया कि ओहमिक कंडक्टर के ग्राफ स्ट्रेट लाइन और कहाँ से पास करेंगे, ओरिजिन से पास करेंगे। अब बच्चों अगर हम इस ग्राफ की स्लोप की बात करें कि इस ग्राफ की स्लोप किसकी होगी, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ। अगर हम आई वी ग्राफ की स्लोप की बात कर लें तो स्लोप हम किस चीज़ को कहते हैं, टेन थीटा को कहते हैं। इस स्लोप के जब एमसीक्यू आते हैं ना तो ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है। वैसे जनरल स्टैंडर्ड तो यही होता है जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हॉरिजेंटल एक्सिस के अलॉन्ग वोल्टेज लिखते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, और वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग करंट लिखते हैं जो कि डिपेंडेंट है। लेकिन अगर एमसीक्यू आ जाएँ तो वो समटाइम ये ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं। तो एमसीक्यू की स्टेटमेंट में ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है। इस ऑर्डर में जो पहले लिखा होता है ना वो अलॉन्ग परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, यानी अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस होता है, और जो बाद में लिखा होता है वो अलॉन्ग हॉरिजेंटल एक्सिस होता है। हॉरिजेंटल एक्सिस मीन किस एक्सिस के अलॉन्ग होगा, बेस एक्सिस कह लें
या हॉरिजेंटल एक्सिस के अलॉन्ग कहना है, ठीक है ना। इसको मैं बेस या हॉरिजेंटल एक्सिस बोल रहा हूँ और ये अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस होगा। तो ये ऑर्डर से पता चलता है कि परपेंडिकुलर उसने क्या लिया हुआ है और बेस एक्सिस के अलॉन्ग किसको प्लॉट किया हुआ है। बेस एक्सिस आपको समझ आ गया ना, हॉरिजेंटल एक्सिस। तो टेन थीटा क्या होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रूशिंग। थ्रो प्रॉपर ब्रूशिंग मीन परपेंडिकुलर ओवर क्या होगा, बेस। तो अगर आप इसके परपेंडिकुलर को देखें, इसका परपेंडिकुलर आपका क्या आ रहा है, आई, और बेस किसकी आ रहा है, वी के। इसका मतलब ये होगा कि स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ जो होगी वो आई बाई वी होगी। अब देखना ये कि आई बाई वी क्या चीज़ है। हम लोगों ने तो ये चीज़ नहीं पढ़ी, हम लोगों ने तो पढ़ा हुआ है वी इक्वल टू आई आर। आप आई बाई वी ज़रा बनाओ ना, वी को इस तरफ ले आओ तो आई बाई वी बन गया, आर उधर जाकर 1 बाई आर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आई बाई वी लिखा हुआ है ये तो क्या चीज़ है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका बन गया कि स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ अगर आपसे पूछेगा तो वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगी। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को मैंने थोड़ी देर पहले हम बताया था, एक और नेम भी देते हैं विच इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस, और इसको कैपिटल जी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए तो आप लोगों ने याद रखना है कि स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस की इक्वल होगी या कंडक्टेंस की इक्वल होगी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं यूँ भी लिख सकता हूँ ना कि टेन थीटा जो होगा दैट इज़ इक्वल टू 1 बाई आर होगा। अब बच्चों मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि इस ग्राफ में, ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा एंगल होता है वो विद किस एक्सिस के साथ हम लेते हैं, हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ ही एंगल होता है। तो क्या ये जो ओमिक सब्सटेंसेस का ये ग्राफ है ना, ओमिक सब्सटेंस के ग्राफ का जो एंगल थीटा है, क्या ये एंगल चेंज हो रहा है। हमें पता है कि ओमिक सब्सटेंसेस में ये वाला जो थीटा एंगल है वो कांस्टेंट है, ये एंगल चेंज नहीं हो रहा। अब खुद सोचो अगर एंगल चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब थीटा कांस्टेंट है, तो टेन थीटा जिसे हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप, तो इसकी स्लोप भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि जो ओमिक सब्सटेंसेस होते हैं, ओमिक सब्सटेंसेस की जो स्लोप होगी वो कांस्टेंट होगी। अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या है। स्लोप यहाँ पर थीटा से कैलकुलेट होती है ना, तो यहाँ पर थीटा अगर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि टेन थीटा चेंज नहीं होगा, और टेन थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो स्लोप होगी वो कांस्टेंट होगी। अब यहाँ पर जो स्लोप है वो किसकी इक्वल होगी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि 1 ओवर आर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और बहुत सिंपल सी बात, अगर 1 ओवर आर कांस्टेंट है तो फिर आर भी इस केस में क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। तो हम कह सकते हैं जो ओमिक सब्सटेंसेस होते हैं उनमें उनके ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट होती है, और स्लोप कांस्टेंट होने की वजह से रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब बच्चों अगर हम ओमिक सब्सटेंसेस की एग्जांपल की बात करें ना, यानी कौन कौन से जो सब्सटेंस हैं वो ओमिक सब्सटेंसेस होंगे, तो इन जनरल हम ये लिख देते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर्स जो होते हैं ना, मेटेलिक कंडक्टर्स में से जो कुछ अच्छे कंडक्टर्स हैं, जिस तरह कापर है, AG सिंबल होती सिल्वर की और AU सिंबल होती गोल्ड की ना, CU कापर, सिल्वर और गोल्ड, ये जो कंडक्टर्स होते हैं हम कहते हैं दीज कंडक्टर्स आर ओहमिक कंडक्टर्स। ये जो अगर आपसे एग्जांपल हम बात करें ओहमिक कंडक्टर्स की ना, कि ओहमिक कंडक्टर्स की कौन सी एग्जांपल होंगी, तो ओहमिक कंडक्टर्स आपको समझ आ गया है। जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, और मेटेलिक कंडक्टर में मेनली कौन से, कापर, सिल्वर और गोल्ड जो हैं, ये तीनों जो होंगे ओहमिक कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये ओहमिक कंडक्टर्स की तरह बिहेव तो करेंगे, लेकिन इसकी कंडीशन होती है एट लो वोल्टेज। एट लो वोल्टेज का मतलब ये है कि अगर आप ये बैटरी की वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो ये वाले कंडक्टर भी फिर ओहमिक बिहेवियर शो नहीं करते। ओमिक बिहेवियर शो ना करने का मतलब ये है कि इनका ग्राफ भी फिर स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। लेकिन इन जनरली जब हमसे पूछा जाता है कौन से कंडक्टर ओमिक हैं तो हम इन्हीं के नाम चूज़ करते हैं। लेकिन क्रिटिकली बात कर रहा हूँ कि अगर कभी पूछे ना कि ये वाले कंडक्टर्स ओम लॉ को किस वोल्टेज पे ओबे करते हैं, ओम लॉ को ओबे का मतलब ग्राफ से देखें तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तभी होगा जब वोल्टेज क्या होगी, लो वोल्टेज होगी इनकी। अगर आप वोल्टेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें तो इन सब्सटेंसेस के जो ग्राफ्स हैं वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं रहते। क्लियर होगी बात? ये सारी बातें तो आप इसकी थ्योरी में लिखेंगे। अब एमसीक्यू के लिए एक ज़रा बात सुन लें। देखें अगर ये आपका एमसीक्यू यूँ आ जाता है ना बोर्ड में, स्लोप ऑफ IV ग्राफ की बजाय वो एमसीक्यू चेंज करके VI ग्राफ लिख देता है, यानी स्लोप ऑफ IV ग्राफ की बजाय क्या लिख देता है, VI ग्राफ कह देता है। तो फिर हमें पता तो है जो पहले आएगा परपेंडिकुलर बाद में आएगा बेस। तो अब ज़रा इसको नोट करो आप लोग, क्या बनेगी
इसका परपेंडिकुलर है, मुझे बताओ ना क्या है। इसका परपेंडिकुलर तो v है और इसकी बेस तो कौन सी i है। इसी फार्मूले से देखो v इक्वल टू आई आर होता है ना, v इक्वल टू आई आर, तो v ओवर i किसकी इक्वल हो जाएगा, r नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि v ओवर i किसकी इक्वल हो जाएगा, r की इक्वल हो जाएगा। तो अगर कभी एमसीक्यू आपका यूँ आ जाए ना, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ किसकी इक्वल है, तो याद रखना है स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ जो होगी दैट इज़ इक्वल टू क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। या जनरल आपका क्वेश्चन आ जाता है आई वी ग्राफ क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, वी आई ग्राफ क्या होगी, रेजिस्टेंस। आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो मैंने रूल बताया ना ऑर्डर वाला, वो ऑर्डर माइंड में रखें, इस फार्मूला तक पहुँचें, आपको खुद पता चल जाएगा कि आंसर में r लिखना है या 1 ओवर r लिखना है। लेकिन अगर जनरल क्वेश्चन आ जाए स्लोप ऑफ आई वी या वी आई लिखी ना हो, सिर्फ ये आ जाए स्लोप ऑफ ओम्स लॉ ग्राफ, अगर स्लोप ऑफ ओम लॉ ग्राफ आ जाए तो ओम लॉ का जो स्टैंडर्ड ग्राफ होता है उसमें आई अलोंग वर्टिकल एक्सिस होता है और करंट अलोंग वर्टिकल एक्सिस और वोल्टेज अलोंग बेस एक्सिस होगा। तो अगर एमसीक्यू आ जाए ना स्लोप ऑफ ओम लॉ ग्राफ, तो वो हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ही लिखनी है। क्लियर होगी बात, स्लोप ऑफ ओम लॉ ग्राफ ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। तो ये खैर बात है, थ्योरी में लिखने की ये वाली बात ज़रूरत नहीं है रेजिस्टेंस वाली, ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए याद रखनी है। एक और छोटा सा मैं आपको एमसीक्यू करवा देता हूँ। सपोज करें आपका एमसीक्यू यूँ आ गया है, वो कहते हैं 2 मटेरियल्स हैं, उनका आई वी ग्राफ में बना देता हूँ, और उनमें से कह रहा है वो जो 2 मटेरियल्स हैं उनमें से एक मटेरियल ए है, एक मटेरियल बी है। मटेरियल ए का हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री बन रहा है और मटेरियल बी का वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री बन रहा है। और उसका क्वेश्चन ये है कि इन दोनों मटेरियल की रेजिस्टेंस की रेशो बताओ, यानी दोनों मटेरियल की रेजिस्टेंस की रेशो बतानी है। एक मटेरियल ए जो है उसका हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री है और जो मटेरियल बी है उसका वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल कौन सा है, 30 डिग्री बन रहा है। देखो बच्चों ये आई वी ग्राफ है ना, और हमें पता है स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ जो होती है वो तो tan थीटा होती है। स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ हम लोगों ने अभी पढ़ी थी, वो tan थीटा होगी, और इसका tan थीटा हम लोगों ने कैलकुलेट किया था जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब हमें इन दोनों की रेजिस्टेंस की रेशियो बतानी, तो हम आर ए ओवर आर बी लिख सकते हैं इक्वल टू इन्वर्स रिलेशन है ना, तो ऊपर क्या लिखेंगे, tan थीटा ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर tan थीटा बी का आएगा, और नीचे बच्चों tan थीटा किसका आ जाएगा, ए का आ जाएगा। ये समझ आ गया ना, इन्वर्स रिलेशन है, तो मैंने यहाँ पर भी रेसिप्रोकल की फॉर्म में ही लिखा है। एक चीज़ याद रखनी, यहाँ पर जो एंगल लिखा होता है ना थीटा, ये थीटा स्टैंडर्ड एंगल होता है, पहले भी बताया था। और ये वाला एंगल हम लेते हैं विद किस एक्सिस के साथ, हॉरिजेंटल एक्सिस का एंगल होता है, ये वर्टिकल एक्सिस का हम एंगल कंसिडर नहीं करते। स्टैंडर्ड एंगल हम उस एंगल को कहते हैं जो हॉरिजेंटल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो स्लोप का जो एंगल होता है ना, थीटा जो लिखा होता है, वो हॉरिजेंटल एक्सिस से किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसका एंगल तो ठीक है, ए मटेरियल का वो हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये जो बी मटेरियल है उसका एंगल तो विद वर्टिकल गिवन है, हमें तो ये एंगल यूज़ नहीं करना, हमें तो इस मटेरियल का विद हॉरिजेंटल एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल चाहिए। तो बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री, 90, टोटल 90 है, ये ऊपर वाला 30 है, तो हमें ये चाहिए। तो टोटल 90 में से इस 30 को अगर क्या कर दें माइनस, तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल बी है उसका एंगल जो हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ बन रहा है, जो यहाँ पर यूज़ होना है स्लोप में, वो 30 नहीं है, वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री होगा। उम्मीद आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। इसमें मैं वैल्यूज़ अगर पुट करूँ तो थीटा बी की जगह पर कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय थीटा ए की जगह पर 30। अब आप इस टेबल आपको याद होना चाहिए, tan 60 जो होता है वो √3 होता है, और tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये √3 इकट्ठा लिख सकता हूँ ना, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो √9 हो जाएगा, और √9 को अगर सॉल्व करेंगे तो 3:1 हो जाएगा। तो इन मटेरियल्स की जो रेशियो बनेगी वो रेशियो बच्चों आप लोगों के पास 3 क्या होगी, 1 की इक्वल होगी। अब बच्चों हम बात करते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की। अगर हम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की बात करेंगे तो इसके नाम से जाहिर है कि एक ऐसा कंडक्टर जो कि ओहम लॉ को ओबे नहीं करेगा, ऐसे कंडक्टर को हम किसका नाम देंगे, नॉन ओहमिक कंडक्टर का नाम दे देंगे। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मैंने बच्चों लिखा है एक कंडक्टर विच डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ, कि एक ऐसा कंडक्टर जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करेगा,
उस कंडक्टर को हम नाम दे देंगे नॉन ओहमिक कंडक्टर्स का। अगर हम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारे कंडक्टर्स हैं जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करेंगे। हम बुक में देख लेते हैं जो उसने लिखे हुए हैं। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है फिलामेंट ऑफ बल्ब। फिलामेंट ऑफ बल्ब जो है ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करता। इसी तरह उसने एक लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर डायोड है, और तीसरा उसने लिखा हुआ है थर्मिस्टर। वैसे थर्मिस्टर आगे चल के एक पूरा आर्टिकल भी है, हम इसको पढ़ेंगे बहुत डिटेल से भी। तो 3 उसने लिखा है कि फिलामेंट ऑफ बल्ब, सेमीकंडक्टर डायोड और थर्मिस्टर जो हैं दे आर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ये नॉन ओहमिक कंडक्टर्स हैं, मीन ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करेंगे। अब हम बारी बारी इन तीनों के ग्राफ्स बनाते हैं और उन ग्राफ से इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ओहम लॉ को ये क्यों ओबे नहीं कर रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चे देखते हैं जो आपके पास पहले नंबर पे आ रहा है फिलामेंट ऑफ बल्ब। जो बच्चों किसी बल्ब का फिलामेंट होता है ना, आपने देखा होगा किसी भी बल्ब में यूँ फिलामेंट बना होता है। ये यूँ समझने कि उस बल्ब का फिलामेंट है, और फिलामेंट ऑफ बल्ब जो होता है ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन की वजह से सिंबल जो होती है वो W यूज़ करते हैं। तो ये फिलामेंट ऑफ बल्ब जो होगा वो टंगस्टन का बना होगा। अब इसमें इशू बेसिकली ये आता है कि जब फिलामेंट ऑफ बल्ब में से करंट फ्लो करता है ना, यानी फिलामेंट ऑफ बल्ब में से जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो उस करंट के फ्लो करने की वजह से ये जो मटेरियल होगा, यानी टंगस्टन जिसे हम बोल रहे हैं, इसके जो एटम्स होंगे वो करंट के फ्लो को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। यानी जैसे इसमें से करंट का फ्लो एस्टेब्लिश हुआ तो जैसे ही करंट फ्लो कर रहा है तो जो मटेरियल के एटम्स हैं, ज़रा इसमें करंट क्यों फ्लो कर रहा है, क्या आप लोगों ने इसके एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा। मैं पूरी डायग्राम नहीं बना रहा, सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन शो कर रहा हूँ। प्लस माइनस लिखने का मतलब यही है कि हम लोगों ने इसके एंड पे बैटरी लगाई है। अब जैसे इसमें से करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो इस मटेरियल के एटम्स उस करंट के फ्लो को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। जब इस मटेरियल के एटम करंट के फ्लो को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा माइक्रोस्कोपिकली दिखाता हूँ इसके इनसाइड क्या हो रहा होगा। इसके इनसाइड ये हो रहा होगा, सपोज करें ये कंडक्टर के उस टंगस्टन के एटम्स हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। करंट के फ्लो का हम इलेक्ट्रॉनिक करंट ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स ने जाकर इस एटम के साथ कोलाइड किया। अब ये एटम अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करना शुरू हो गया। क्यों वाइब्रेट करना शुरू हो गया कि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ने जब उस एटम के साथ कोलाइड किया है तो इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी इस एटम को दी है, तो एटम अपनी मेन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गया, इलेक्ट्रॉन ने जब इसके साथ कोलिजन किया तो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इसको भी दिया, ये भी ऑसिलेट करना शुरू हो गया और इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। ठीक है, अब हुआ ये कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें से पास कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जब इसके एटम के साथ कोलाइड करते हैं तो इसके एटम जो होंगे वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड क्या करने लग गए, वाइब्रेट करने लग गए। इसका मतलब ये हुआ कि इन एटम्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इन एटम्स की अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो हमें ये चीज़ तो पता है ना कि काइनेटिक एनर्जी का और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। यानी पढ़ते हैं ना, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर का एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब इलेक्ट्रॉन ने इन एटम के साथ कोलाइड किया तो उस कोलिजन की वजह से इन एटम्स की क्या इंक्रीज़ हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होने लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि ओहम लॉ के ओबे होने के लिए बेसिक कंडीशन क्या थी, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। आपको डेफिनेशन याद होगी। डेफिनेशन में पहली बात है हम लोगों ने ये की थी कि I और V का डायरेक्ट रिलेशन तब होल्ड करेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोलिजन होने की वजह से इसने ज़्यादा कोलिजन ऑफर किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने के लिए बार बार कोलाइड करना पड़ा है, जिसकी वजह से इसके एटम्स अपनी मेन पोजीशन के अराउंड क्या करना शुरू हो गए हैं, वाइब्रेट करना शुरू हो गए हैं। उनकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हुई है कि इसका टेम्परेचर क्या कर गया, इंक्रीज़ कर गया। और टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो जाए तो हमें पता है कि वो वाला मटेरियल फिर ओहम लॉ को ओबे नहीं करेगा। ओहम लॉ का मतलब क्या है कि I और V का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होना, इस डायरेक्ट रिलेशन होने के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसी को हम ओहम लॉ भी बोलते हैं। तब मुझे बताओ, फिलामेंट ऑफ बल्ब को मैंने आपको फिजिकली समझाया है कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर ओहम लॉ भी ओबे नहीं होगा। एक बात होगी। दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि जब ये एटम्स आप वाइब्रेट कर रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है, जब इलेक्ट्रॉन न्यू एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन तो ये गुजर गया ना, इसकी वजह से वाइब्रेशन शुरू हो गई। अब जब और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वाइब्रेटिंग एटम्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को
लेस अपोजिशन ऑफर करेंगे, मोर अपोजिशन, ये मोर अपोजिशन ऑफर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले थोड़ी अपोजिशन थी, लेकिन जब एटम वाइब्रेट करना शुरू हो गए तो पहले से अपोजिशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा साथ साथ क्या इंक्रीज़ हो रही है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हुई है। तो जैसे इस मटेरियल में करंट फ्लो किया, एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ गया। अब वाइब्रेटिंग एटम जो हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को पहले से ज़्यादा अपोज करेंगे। पहले से ज़्यादा अपोज करने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमें थोड़ी सी बात ये समझ आ गई कि फिलामेंट बल्ब का मटेरियल ऐसा होता है कि जब उस मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, उन कोलिजन की वजह से इन एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ती जाती है। जितनी वाइब्रेशन बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, और वाइब्रेटिंग एटम मोर अपोजिशन ऑफर करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों चीज़ें फिलामेंट बल्ब में इंक्रीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से जो फिलामेंट बल्ब है वो ओहम लॉ को ओबे नहीं करता। अब अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए ना कि वाई फिलामेंट बल्ब नॉट ओबेस ओहम लॉ, तो आप बहुत डिटेल से इस बात को लिख सकते हैं कि फिलामेंट बल्ब जो है वो किस किस वजह से ओहम लॉ को ओबे नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों चीज़ें उसमें कांस्टेंट नहीं है। और ओहम लॉ ओबे करने के लिए टेम्परेचर और आर दोनों का क्या होना ज़रूरी है, कांस्टेंट होना ज़रूरी है। ये तो मैंने ज़्यादा डिटेल से इसलिए बात समझा दी है कि अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि फिलामेंट बल्ब जो है वो ओहम लॉ को ओबे क्यों नहीं करता, तब आप उसकी डिटेल लिख सकते हैं। अब बच्चों हम आते हैं इसके ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाहें तो ग्राफ तो हम उसी तरह बनाएंगे। हॉरिजेंटल एक्सेस आप लोगों ने अप्लाइड वोल्टेज लिखनी है और वर्टिकल एक्सेस जो होगा इसका करंट का एक्सेस होगा, ठीक है। इस मटेरियल में ऐसा होगा कि शुरू में थोड़ी देर तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, यानी जो वोल्टेज बहुत कम होगी ना, जब वोल्टेज कम होगी तो ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा। ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जब शुरू में इस कंडक्टर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस आप कम अप्लाई करोगे ना, तो उससे जब ये कोलिजन हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन और एटम के, तो उन कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन जब उस एटम को एनर्जी देगा तो उस एटम की काइनेटिक एनर्जी में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगी। यानी कोलिजन तो पहले भी हो रहे होंगे, लेकिन इन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज एज सच नहीं आएगी। जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रही तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा और रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी। इसलिए शुरू में देख रहे हैं ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जब आप लोगों ने वोल्टेज को एक लेवल से इंक्रीज़ किया तो कहते हैं आप देखेंगे कि ये वाला ग्राफ की शेप कुछ यूँ बन जाएगी। यानी इस ग्राफ को यूँ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, ये इसका ओरिजिनल पाथ था ना, होना यूँ चाहिए था, लेकिन ये वाला ग्राफ अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से थोड़ा सा क्या हो गया, बेंड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो फिलामेंट बल्ब है, अब उसके टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो रीज़न सी जो मैंने आपको समझाई है, बोर्ड में आपको इतनी ज़्यादा डिटेल से रीज़न लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये जस्ट उस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करवा दिए हैं कि फिलामेंट बल्ब ओहम लॉ को ओबे क्यों नहीं करता। अगर आपका टाइम हो तो सारी डिटेल लिख लें, अदरवाइज़ आप शॉर्ट फॉर्म में बात भी लिख सकते हैं। तो ये इसके ग्राफ की कुछ शेप यूँ बनेगी कि जब आप वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं तो शुरू में तो करंट इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जाकर अगर आप वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो करंट के अंदर एज सच को सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं आ रही। इसको अब आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। एक बात हम ये कर सकते हैं कि इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, इस ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट होगी, नहीं कांस्टेंट होगी। हम ये कह रहे हैं कि इस ग्राफ की जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं है। और हमें पता है जो स्लोप होती है वो किसको कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। अगर ओवरऑल इसकी स्लोप को मैं गौर करूं, अगर इस पूरे ट्रेंड को यूं देखें तो इसकी स्लोप ओवरऑल जो बनती है वो स्लोप कौन सी बनेगी, डिक्रीजिंग स्लोप है ना। अगर ओवरऑल देखा जाए इस शेप को आप नोट करें, यूँ तो शुरू में तो स्लोप कांस्टेंट है ना, और उसके बाद यूँ स्लोप क्या हो रही है, इस पॉइंट के बाद सोचें, इस पॉइंट के बाद स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अगर स्लोप डिक्रीज़ हो रही है तो स्लोप किसकी इक्वल है, 1/r की इक्वल है। मैं पूरी बात नहीं लिख रहा, वो बातें वही पुराने वाली हैं। स्लोप ऑफ IV ग्राफ जो होती है वो पहले समझा दी है, इसलिए बार बार उसको मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा। तो इस केस में अगर इस पॉइंट से देखा जाए तो स्लोप डिक्रीज़ हो रही है। अगर स्लोप डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ये तो मैंने आपको फिजिकली समझाया था ना रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज़ हो रही है। अब मैं आपको ग्राफिकली समझा रहा हूँ कि ग्राफिकली भी रेजिस्टेंस यहाँ से आगे स्लोप डिक्रीज़ हो रही है, स्लोप के डिक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब बच्चों में पता है कि रेजिस्टेंस का और करंट का आपस में कौन सा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। रेजिस्टेंस का और करंट का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर इस पॉइंट से हम देखें
तो इस पॉइंट से रेजिस्टेंस क्या हो रही है, अगर इंक्रीज़ हो रही है तो रेजिस्टेंस के इंक्रीज़ होने से करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होने लग गया है। तो देख लें यहाँ से करंट में इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आ रही जितनी पहले इंक्रीज़ आ रही थी। अब करंट में इंक्रीज़ जो है वो पहले से काफ़ी क्या हो रही है, कम हो रही है। और करंट में इंक्रीज़ पहले से क्यों कम हो रही है कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो बहुत सिंपल सी बातें हैं ग्राफ के बारे में। एक तो ग्राफ की शेप आपको याद होनी चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए कि इस पॉइंट के बाद स्लोप डिक्रीज़ होने लग गई है। स्लोप और आर का इन्वर्स रिलेशन है, स्लोप कम रेजिस्टेंस इंक्रीज़। अगेन वो बात कि स्लोप यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगी, और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है तो आई और आर का तो इन्वर्स रिलेशन होता है, जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी करंट उतना कम हो जाएगा। अगर इस बात को फिजिकली समझना चाहते हैं तो आप यूँ समझो कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब ये है कि एटम ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वाइब्रेटिंग एटम जो होंगे इन इलेक्ट्रॉन को अब ज़्यादा क्या करेंगे, अपोज करेंगे। जब वाइब्रेटिंग एटम्स इन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपोज करेंगे तो यहाँ से पास होने वाला करंट पहले से कम हो जाएगा। तो ये देख लें, यहाँ से जो करंट पास कर रहा है वो करंट पहले से काफ़ी ज़्यादा कम होना शुरू हो गया। पहले लार्ज यानी करंट में इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा थी, अब करंट में एज सच को सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं आ रही। इन दो की बात करते हैं, और ये तुम्हें पता है कि जो दोनों मटेरियल्स हैं वो नॉन ओहमिक ही हैं, मतलब दोनों ओहम लॉ को ओबे नहीं करेंगे। सेमी कंडक्टर डायोड जो होती है ना, वो यूजुअली सिलिकॉन या जर्मीनियम की बनी होती है। सिलिकॉन और जर्मीनियम दोनों जो है वो सेमीकंडक्टर्स हैं। वैसे सेमीकंडक्टर्स की जो डिटेल है वो चैप्टर नंबर हम लोग 17 में जाकर पढ़ेंगे, यहाँ पर बस थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा। तो सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो बेसिकली किस मटेरियल की बनी होगी, सिलिकॉन या जर्मीनियम की। वैसे याद रख लीजिएगा ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं, ये दोनों एलिमेंट्स ग्रुप 4th ए ऑफ पीरियोडिक टेबल के हैं, और दोनों सेमीकंडक्टर्स बिहेवियर रखते हैं। 4th ए ग्रुप जो है वहाँ से ये दोनों बिलोंग करेंगे। 4th ए ग्रुप का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो थर्मिस्टर्स होते हैं, अगर हम उनके मटेरियल की बात करें तो बेसिकली वो सेमी कंडक्टर ऑक्साइड्स होते हैं ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। मतलब जो थर्मिस्टर्स होते हैं वो असल में क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर ऑक्साइड्स होते हैं। और उसमें कौन कौन सी मेटल कॉमनली यूज़ होती हैं, आयरन यूज़ होती है, निकल यूज़ होती है, और CO, ये ओ छोटा लिखेंगे कोबाल्ट होगा, अगर ओ को कैपिटल लिख देंगे फिर तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी ना। तो ये वो बात कर रहा है कि जो थर्मिस्टर्स होते हैं वो सेमी कंडक्टर ऑक्साइड्स होंगे ऑफ आयरन, निकल और कोबाल्ट के। ये प्योर सेमी कंडक्टर्स हैं, और वो सेमी कंडक्टर ऑक्साइड्स हैं, और किसके ऑक्साइड्स हैं, आयरन है, निकल और कोबाल्ट के होंगे। ये तो इनके मटेरियल की बात होगी। अब बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि थर्मिस्टर्स की बात करें या सेमी कंडक्टर्स की बात करें, दोनों में सेमी कंडक्टर तो यूज़ हो ही रहे हैं। खैर उसमें सेमी कंडक्टर के साथ ऑक्साइड्स और आयरन का मिक्सचर भी इन्वॉल्व है, और ये प्योर सेमी कंडक्टर्स हैं। इनमें आप लोगों ने एक छोटी सी चीज़ याद रखें कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं ना, जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, ये वैसे अपने पास नोट कर लीजिएगा, उन मटेरियल में याद रखना है टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। इस चीज़ की डिटेल आगे चलकर आ जाएगी। वैसे भी मैंने थोड़ा बहुत आपको उस फिलामेंट ऑफ बल्ब में आइडिया दे भी दिया था। फिलामेंट ऑफ बल्ब में क्या हो रहा था, जितना टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा था उतने एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ रही थी, और जितनी एटम की वाइब्रेशन बढ़ रही थी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को उतनी ज़्यादा क्या ऑफर हो रही थी, अपोजिशन भी ऑफर हो रही थी। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपस में कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि टंगस्टन जो है वो एक मेटल है ना, तो उसमें T और R का डायरेक्ट रिलेशन होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इन सेमीकंडक्टर्स की बात करें, सेमीकंडक्टर्स मटेरियल की बात करें, इसकी डिटेल आगे चल के वैसे और भी दूंगा। इनमें आप लोगों ने याद रखना है टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। ये जो रिलेशन है ना डायरेक्ट, इसको तभी हम और भी डिस्कस करेंगे, वैसे मैंने पीछे डिस्कस कर भी दिया है। लेकिन सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनमें T और R का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, यानी टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी। लेकिन इस बात की डिटेल अभी आपको समझ नहीं आएगी, इसके लिए बच्चों आपको चैप्टर 17 का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हम इस पर बहुत अच्छी और डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम सेमीकंडक्टर के बिहेवियर को
उसी तरह ही स्टडी करेंगे जिस तरह यहाँ पर हम मेटेलिक कनेक्टर्स को बहुत डिटेल से बात कर रहे हैं। तभी आप लोगों ने फिर याद रख लेना है कि मेटेलिक कनेक्टर में डायरेक्ट रिलेशन है और सेमी कंडक्टर में इन्वर्स रिलेशन है। इसकी रीज़न की बात हो भी चुकी है, आगे और भी बात करूँगा, और ये बच्चा हम चैप्टर 17 में बात करेंगे। और ये दोनों आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ये आएंगे कि ये इसको जस्टिफाई करें और इन्वर्स रिलेशन को भी जस्टिफाई करें। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, दोनों की डिटेल आपको एग्जैक्ट पता होना ज़रूरी है। अच्छा, अब सेमी कंडक्टर डायोड की बात करते हैं। वैसे अगर मैं सेमी कंडक्टर डायोड की सिंबल की बात करूँ ना, तो ये सेमी कंडक्टर डायोड की सिंबल होती है। इसकी जो एक साइड होती है, ये वाली एरो वाली साइड, इसको P बोलते हैं। आगे जो वर्टिकल बार होता है उसको हम N का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सेमी कंडक्टर डायोड की सिंबल भी होती है, वैसे आप माइंड में रख लीजिएगा। अब सेमी कंडक्टर डायोड की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि अगर P के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो और N के साथ कौन सा कनेक्ट हो, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो, तो तभी इसमें से करंट फ्लो करता है। यानी अगर P के साथ पॉजिटिव कनेक्ट हो और N साइड के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो तो फिर इसमें से करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर दें, यानी इस केस में इसमें से करंट फ्लो करेगा, इसको मैंने कि इस केस में करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर हम इसको यूँ बना दें, इसको चले मैं नहीं छेड़ता, इसकी डायरेक्शन वही रखता हूँ, और अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दूँ, बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने का मतलब है इधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कर दें, तो इस केस में अगर P के साथ नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का और N के साथ पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा हो तो इस केस में नो करंट फ्लोज। तो हम बोलेंगे इस केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये बात मैंने इसीलिए लिख दी है कि आपकी टेक्स्ट बुक की जो लास्ट 2 लाइन्स है ना, उसमें उसने बात लिखी हुई है कि जो सेमी कंडक्टर डायोड होती है कंडक्ट इन वन डायरेक्शन एंड इन अदर डायरेक्शन करंट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। ये जो बात उसने लिखी ना, कंडक्ट इन वन डायरेक्शन, इस बात की डिटेल भी चैप्टर 17 में आएगी। वैसे भी मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाकर आपको आइडिया देने की कोशिश की है। मैं इस पे बच्चों बात इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा, ये पूरा चैप्टर है असल में सेमी कंडक्टर को इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है कि उसको फ़ौरन से बता दिया जाए ना, इसलिए मैं इस पर भी बात कर नहीं रहा। जब बारी आएगी उस चैप्टर की तो इंशाल्लाह बहुत डिटेल से हम सेमी कंडक्टर पे बात भी करेंगे। तो वो जो बुक में लास्ट 2 लाइन्स लिखी हैं वो यूँ लिखी हुई हैं कि वो जो उसने कहा है ना कि वन डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, तो उसको आप यूँ याद रख लें कि ये PN सेमी कंडक्टर डायोड की डायग्राम है। जब उस P के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और N के साथ नेगेटिव होगा तो फिर इसमें से करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर हम अदर डायरेक्शन कर दें, बैटरी की डायरेक्शन को चेंज कर दें, P के साथ नेगेटिव और N के साथ पॉजिटिव लगा दें, तो इस केस में फिर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसमें क्यों करंट फ्लो करता है, इसमें क्यों करंट फ्लो नहीं करता, ये भी बातें हम चैप्टर 17 में देखेंगे। बस बुक में उसने लिख दी हैं तो मैंने थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाकर आइडिया दे दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ जो कि ग्राफ्स हैं। अब आप लोगों ने ग्राफ बनाना है सेमी कंडक्टर डायोड का भी और जो थर्मिस्टर का ग्राफ है उसको भी ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ आप लोगों ने वही IV ग्राफ दोनों के बनाने। ये बच्चों दोनों मटेरियल के ग्राफ मैंने आपके लिए बोर्ड पे ड्रॉ कर दिए हैं। ये IV ग्राफ है फॉर सेमी कंडक्टर के लिए और ये वाला जो ग्राफ है वो फॉर किसके लिए, थर्मिस्टर के लिए ग्राफ है। आप एक चीज़ ज़रा नोट करें कि इन दोनों ग्राफ में जो स्लोप है वो कांस्टेंट है या नहीं है। दोनों ग्राफ में ये चीज़ कॉमन है कि स्लोप इज़ नॉट कांस्टेंट। कि थर्मिस्टर का ग्राफ हो या सेमी कंडक्टर का ग्राफ हो, दोनों में स्लोप कांस्टेंट नहीं है। एक तो स्लोप कांस्टेंट नहीं है, दूसरा फिर स्लोप अगर कांस्टेंट नहीं है तो स्लोप हमें पता है किसकी इक्वल होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होती है। अगर स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है तो स्लोप का कैसा बिहेवियर है, स्लोप नॉट कांस्टेंट का मतलब है यहाँ स्लोप इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। तो इसकी जो स्लोप है वो भी इंक्रीजिंग स्लोप है, इसकी जो स्लोप है वो भी कौन सी, इंक्रीजिंग स्लोप है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में ये कॉमन चीज़ है, थर्मिस्टर में भी और सेमी कंडक्टर में भी, कि स्लोप इंक्रीज़ हो रही है। अगर स्लोप इंक्रीज़ हो रही है तो रेजिस्टेंस फिर क्या होनी चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सेमी कंडक्टर और थर्मिस्टर में जैसे जैसे आप अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, अप्लाइड वोल्टेज के इंक्रीज़ करने से जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो इसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज़ नहीं करती, इसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है। और रेजिस्टेंस का, और आप लोगों ने याद रखना है करंट का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। जब रेजिस्टेंस इस केस में डिक्रीज़ कर रही है तो करंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। तो देख लें इसमें भी करंट इंक्रीज़ हो रहा है और इसमें भी करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ रेजिस्टेंस के डिक्रीज़ होने से करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ये बस चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं या इवन थर्मिस्टर भी तो सेमी कंडक्टर के ऑक्साइड्स ही है ना,
उनमें टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा, और जब इसकी रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो रही है, कम हो रही है, तो टेम्परेचर उस वक्त क्या कर रहा होगा, इंक्रीज़ कर रहा होगा। तो रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज़ हो रही है तो मीन टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। यही चंद इसके एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि स्लोप क्या होगी, नॉट कांस्टेंट। स्लोप अब यहाँ से देखें क्या हो रही है, इंक्रीज़, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़। यहाँ तक समझ आ गया। अब इस पे आ जाए, ये तो हम ला से लिखा हुआ है ना कि आर और आई का इन्वर्स रिलेशन। आर यहाँ से प्रूव हो गया डिक्रीज़, तो करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़। वो ग्राफ से नज़र भी आ रहा है, करंट इंक्रीज़ हो रहा है। फिर अगर टेम्परेचर का कभी एमसीक्यू आ जाता है, तभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, आइदर वो थर्मिस्टर की फॉर्म में हो या सेमीकंडक्टर डायोड की फॉर्म में हो, उनमें टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ से क्या प्रूव हुआ है, रेजिस्टेंस कम हो रही है तो टेम्परेचर इनका क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़ हो रहा होगा। ये चीज़ें बच्चों आपकी बुक में उसने लिखी हुई हैं, आप लोगों ने इतनी ही इनको याद भी रखना है। एक और चीज़ मैं बात करने लगा हूँ, लेकिन इसकी भी डिस्कशन इस टॉपिक में नहीं है, ये भी चैप्टर 17 में आपको डिस्कशन मिलेगी। यहाँ से ये तो सही समझ आ रहा है थर्मिस्टर में कि वोल्टेज के इंक्रीज़ होने से साथ ही करंट इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज़ हुई है, साथ ही करंट इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। बुक में इसने थोड़ा सा इसको हॉरिजेंटल के साथ टच शो किया हुआ है वैसे, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसमें जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज़ होती है, उसी वक्त करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता। सेमीकंडक्टर डायोड में देखें, वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ तक देखें, वोल्टेज के इंक्रीज़ होने से करंट ज़ीरो चल रहा है, और इस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद अगर आप वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो फिर करंट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब ये हो कि सेमीकंडक्टर डायोड में ये कोई ऐसी पर्टिकुलर वोल्टेज होती है जिसके बाद करंट का फ्लो स्टार्ट होता है, उससे पहले करंट फ्लो नहीं करता। हम चैप्टर 17 में जाकर पढ़ेंगे कि वो पर्टिकुलर वोल्टेज जिसके बाद करंट का फ्लो क्या होगा, स्टार्ट होगा, उससे पहले हम इवन वोल्टेज इंक्रीज़ भी कर रहे होंगे सेमीकंडक्टर डायोड की, तो करंट इंक्रीज़ नहीं करेगा। ऐसी वोल्टेज को हम वहाँ पर जाकर पढ़ेंगे, बोलते हैं नी वोल्टेज, KNEE। इसको हम किसका नाम देते हैं, नी वोल्टेज का नाम देते हैं। और याद रखना है कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन की नी वोल्टेज जो बनती है वो 0.7 वोल्ट है, और अगर हम जर्मेनियम की नी वोल्टेज की बात करें तो जर्मेनियम की नी वोल्टेज बनेगी 0.3 वोल्ट। मैंने बस स्लाइड से आपको आइडिया दे दी है कि जिस वोल्टेज के बाद करंट इंक्रीज़ होना शुरू होगा, उससे पहले अगर हम वोल्टेज देखें ना, इंक्रीज़ भी कर रहे हैं लेकिन करंट में कोई इंक्रीज़ नहीं आ रहा, तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज जिसके बाद करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, उस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज का नाम दे रहे हैं। और सिलिकॉन के लिए वो 0.7 वोल्ट है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सिलिकॉन की कम क्यों है, जर्मेनियम की ज़्यादा क्यों है, या इस वोल्टेज से पहले करंट क्यों नहीं फ़्लो कर रहा, ये इंशाल्लाह बातें सारी हम चैप्टर नंबर 17 में जाकर देखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।